हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो के साथ में हम एमएससी की एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि है टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। इससे पहले हम डिस्कनेक्शन अप्रोच और वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको अलग से देखने को मिल जाएगी। वो दोनों प्लेलिस्ट आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच और वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के नाम से देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो वाले वीडियोस भी जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। तो जिन्होंने भी पहले वाली वीडियोस देखी है उन्हें जरूर पता होगा कि ये कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है। लेकिन जिनको नहीं पता कि ये कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और समझेंगे कि कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। तो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन एक तरीके का कंसेप्ट होता है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के अंदर, जो कि हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, इसके अंदर हम लेंगे कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर हम इसके कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके सिंपलर वंस के अंदर। यानी कि हम यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेंगे, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसके स्मॉलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करेंगे और इस मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करेंगे इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके। तो इससे आपको पता लग गया कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है। अब अगर हम बात करें इस मेथड के यूज की, तो ये मेथड पर्टिकुलरली यूजफुल होता है जब हमें किसी टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेटिक रूट डिजाइन करना हो। यानी कि मान लीजिए आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है और आपको नहीं पता कि इसे किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस टारगेट मॉलिक्यूल पे अप्लाई करोगे कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है ये अपने स्मॉलर कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और जब एक बार आप इन स्मॉलर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप इन कंपोनेंट से इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हो, सिंथेसाइज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसी टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेटिक रूट डिजाइन करने के लिए इस कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच को। तो आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है ये क्या होता है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। अभी टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसके बाद में आपको समझ आ जाएगा कि जो टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है ये क्या होता है। तो इस टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई एक टारगेट मॉलिक्यूल होगा तो आपके पास में वहां पर दो फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेंगे। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो बोलता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो दो कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड होगा। यानी कि यहाँ पर एक कार्बन देखने को मिलेगा और दूसरा कार्बन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम इस पर्टिकुलर टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के अंदर ब्रेक करेंगे। तो ये दो की पॉइंट थे इस टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के। तो इनसे आपको क्या पता लगा, इनसे पता लगा कि हम वहां पर टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करेंगे जहां पर आपको टू फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं और इनके अंदर हम दो कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसे क्लीव करेंगे। तो ये बात होगी हमारे इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो अगर हम बात करें डिस्कनेक्शन के टाइप्स की तो इसके अंदर क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन के बेसिस पर हम इस टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को टू टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है हमारा 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड और दूसरा है 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। अभी 1,3 और 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की। इस फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के अंदर होता है। लेकिन ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये सेपरेट होंगे वन कार्बन एटम के द्वारा। अब इसे समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम दो फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कीटो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हमारे एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। ये दो फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो इस मॉलिक्यूल से आपको पता लग रहा है कि एक फंक्शनल ग्रुप आपकी फर्स्ट पोजीशन पर है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 1,3 पोजीशन पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके का कंपाउंड होगा इस डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर। और इसी के साथ में आप इस कंपाउंड के अंदर देख पा रहे हो कि जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है इनके बीच के अंदर आपको एक कार्बन एटम देखने को मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो दो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो वन कार्बन एटम से सेपरेटेड होंगे, जो कि आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का कंपाउंड होगा 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड।
इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो 3 कार्बन एटम से सेपरेट होंगे। तो इसे समझने के लिए भी हम इस तरीके का एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाया और यहाँ पर हमने 2 फंक्शन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये हमारे 2 फंक्शन ग्रुप। अब जब हम इस कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 और 5 इन दोनों पोजीशन पर आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया है 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। और इसी के साथ में आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हो कि ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये 3 कार्बन एटम से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर ये जो 3 कार्बन एटम है वो आपको 2, 3 और 4 पोजीशन पर दिखाई देंगे, जो कि हमने यहाँ पर बात बोली है। तो इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का इंट्रोडक्शन देखा और उसके टाइप्स को भी डिस्कस किए। अब हमारे आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इन दोनों टाइप्स को अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स की। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहां पर हमने 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसी के अंदर हमने टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो सबसे पहला टाइप है वो है 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की, और इसे हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के अंदर। जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो आता है कि ये जो डिस्कनेक्शन है इसे हम बोलेंगे 1,3 डिस्कनेक्शन, और यहाँ पर जो हम कंपाउंड यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। और इस 1,3 डिस्कनेक्शन को हम डिनोट करते हैं 1,3 DIX से। अब इन दोनों पॉइंट को समझिए। देखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेंगे, इससे हम बोलेंगे 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और इस 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का हम यहाँ पर करवाएंगे डिस्कनेक्शन, और जो हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे वो होगा 1,3 डिस्कनेक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं 1,3 DIX से। तो कुछ इस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे। तो ये है हमारा कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और हम यहाँ पर इसका करा रहे हैं 1,3 डिस्कनेक्शन। तो अभी आपको पता है जब हम बात कर रहे थे 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की, तो इन हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे, और जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर से एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा फर्स्ट पोजीशन पर और दूसरा होगा थर्ड पोजीशन पर। यानी कि ये जो 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से एक प्रेजेंट होता है फर्स्ट पोजीशन पर और दूसरा प्रेजेंट होता है थर्ड पोजीशन पर, और ये दोनों आपस के अंदर सेपरेट होते हैं एक कार्बन के द्वारा। तो ये बात होगी हमारे थर्ड पॉइंट की। इसके बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बोलते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज की, तो इस डिस्कनेक्शन के अंदर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो होगा सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच का बॉन्ड। यानी कि जो बॉन्ड हम यहाँ पर ब्रेक करने वाले हैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के अंदर, वो है सेकंड नंबर कार्बन और थर्ड नंबर कार्बन के जो बीच का बॉन्ड होता है उसे हम ब्रेक करेंगे। इसके बाद में जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं तो हमें वहां पर क्या होता है, एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज देखने को मिलते हैं, और वो जो एनायनिक स्पीसीज होती है वो इनोलेट होती है। यानी कि जब हम डिस्कनेक्शन कर देते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो हमें वहां पर इनोलेट एनायन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये थे सभी पॉइंट 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के। अब हम इन सभी पॉइंट को कंबाइन करते हैं और एक सिंपल सी रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कंपाउंड ड्रॉ किया है जिसके ऊपर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अप्लाई करते हैं कीटो फंक्शनल ग्रुप, तो हम यहाँ पर लगाएंगे कीटो फंक्शनल ग्रुप दोनों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद में जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे 1, 2 और 3, इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। और जब आप इस कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करवाते हो तो हम यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन करवाएंगे उसे हम बोलेंगे 1,3 डिस्कनेक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं 1,3 DIX से। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 और थर्ड पोजीशन पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इसे 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड बोलते हैं, जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप आपको फर्स्ट पोजीशन पर दिखाई देगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको थर्ड पोजीशन पर दिखाई देगा। और ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये सेपरेट होते हैं एक कार्बन एटम के द्वारा, जो कि आपको सेकंड नंबर पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। जब हम इस कंपाउंड का 1,3 डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो क्लीवेज होता है सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच का बॉन्ड। यानी कि ये हमारा सेकंड नंबर कार्बन और ये हमारा थर्ड नंबर कार्बन। तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो ये वाला होगा, यानी कि यहाँ से हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एनायनिक और कैटायनिक 2 तरीके की स्पीसीज देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर ये आएगा नेगेटिव स्पीसीज और यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगी पॉजिटिव स्पीसीज। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं इन्हें हम बोलते हैं सिंथोन।
और इन सिंथोन से हम बनाएंगे आगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिनका हम यूज करते हैं सिंथेसिस के अंदर। अब इन सिंथोन के अंदर आपको ये जो एनायनिक सिंथोन देखने को मिल रहा है इसे हम बोलते हैं इनोलेट एनायन। तो इस एक सिंपल से एग्जांपल से हमने ये सभी जो पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ लिए हैं। तो अब जब आपको 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के बारे में अच्छे से पता लग गया है तो अब हम इसका डिस्कनेक्शन भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इसके एग्जांपल्स की। तो हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है उसके अंदर हम लेते हैं यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर आपको एक कार्बोनिल ग्रुप दिखाई देगा और दूसरा है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आपको फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ दिखाई देगा जबकि हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ दिखाई देगा। जब हम इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इस पर 1,3 डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं 1,3 DIX से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा सेकंड और थर्ड नंबर का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा जिसके बाद में आपको इस तरीके से एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज देखने को मिलती है। जिसके अंदर से ये जो एनायनिक स्पीसीज है इसे हम बोलेंगे इनोलेट या फिर आप इसे इनोलेट एनायन भी बोल सकते हो। तो इन स्पीसीज को हम बोलते हैं सिंथोन और ये जो सिंथोन है ये आगे जाके कन्वर्ट हो सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर जिनका हम यूज करेंगे सिंथेसिस के दौरान में। तो ये था रेट्रोसिंथेसिस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का, यानी कि ये था हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। इस टारगेट मॉलिक्यूल का हमने क्या किया, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए था 1,3 डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर है इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और जब आप इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट को देखोगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि ये जो ए और बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो दोनों सेम ही है, यानी कि वो दोनों ही क्या है, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये था रेट्रोसिंथेसिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंथेसिस की। तो इसके सिंथेसिस के लिए हम ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इन्हें ही यूज करने वाले हैं। तो जब आप इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट को देखोगे तो आपको पता है यहाँ पर ए और बी दोनों सेम है तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं हमारा कोई भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। मान लीजिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इसके लिए जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये हम यहाँ पर लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसी बेस के साथ में। तो बेस क्या करता है, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और आपको कुछ इस तरीके से इनोलेट स्पीसीज देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इस कंपाउंड का होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा जो कि है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और यही कंपाउंड था जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल भी था। तो ये था एग्जांपल हमारे 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का जिसके अंदर हमने 1,3 डिस्कनेक्शन अप्लाई किया। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हम लेते हैं इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आपको फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर दो कीटो ग्रुप लगे हुए दिखाई देंगे जो कि सेपरेट है इस कार्बन से जो कि है सेकंड नंबर कार्बन। और जब हम इस पर 1,3 डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो 1,3 डिस्कनेक्शन अप्लाई होने के बाद में ये जो सेकंड और थर्ड नंबर के जो कार्बन का बॉन्ड है ये यहाँ से क्लीव्ड हो जाता है जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जो एनायनिक स्पीसीज है इसे हम बोलेंगे इनोलेट। तो ये जो एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज है इसे हम बोलते हैं सिंथोन और इन सिंथोन से हम आगे बनाएंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये है हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इस पर ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो दोनों अलग अलग है, एक है कीटोन तो दूसरा है एसिड हैलाइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए, जिसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं कीटोनिक कंपाउंड और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ में। बेस के साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में क्या होगा, यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा इस बेस के द्वारा और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जिसके बाद में आपको इस तरीके का इनोलेट एनायन देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा यहाँ पर एसिड हैलाइड और इस एसिड हैलाइड के अंदर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड बनाएगा और आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब बाद में क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में आपको हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल।
इसके बाद में हम हमारा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर भी हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर ऐसा कंपाउंड लिया है जिसके अंदर जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर अब की बार क्या है, यहाँ पर एक फेनिल रिंग अटैच है। अब इस कंपाउंड का हम करवाएंगे 1,3 डिस्कनेक्शन। 1,3 डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में इस तरीके का आपको इनोलेट एनायन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। ये है हमारे सिंथोन। इनसे क्या होगा, इनसे हम बनाएंगे इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से क्या करेंगे, हम वापस से इस टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिंथेसिस प्रोसेस की। तो इस सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमने लिया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को हमने रिएक्ट करवाया है बेस के साथ में, जिसके बाद में यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कंपाउंड है ये जाकर रिएक्ट करेगा दूसरे सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, और आपको इस तरीके का जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जहां पर हमने 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को अच्छे से डिस्कस किया, और ये भी देखा कि 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड पर किस तरीके से हम 1,3 डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को, और उसी के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ में इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के साथ में, जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है, वो ये बोलता है कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और जब हम इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो वो बहुत ही इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनोलिक प्रोटोन होता है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो होता है इनोन, जो कि कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होता है, और इसी इनोन को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस पहले पॉइंट के अंदर हमने देखा कि जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है ये हेल्प करता है हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के अंदर। इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो ये बोलता है कि ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसके अंदर आपको एक कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा, और यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है जो कि आपको अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच के अंदर दिखाई देगा। अब इसके बाद में क्या होगा, जब हम इस कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसका क्लीवेज होगा। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है वो बोलता है कि फुल रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस के अंदर क्या होना चाहिए, जो इनोन है वहां पर हमें FGI अप्लाई करना चाहिए, देन उसके बाद में डिस्कनेक्शन करवाना चाहिए। अब FGI तब हम अप्लाई करते हैं जब हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर इंटरकन्वर्जन करना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनोन के ऊपर FGI अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इनोन है इसके ऊपर जब हम FGI अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, जिसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका 1,3 डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो अब हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या देखा, हमने पहले इनोन लिया, इसके ऊपर FGI अप्लाई किया, देन उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे हम एल्डोल भी बोल सकते हैं। इसका क्या होता है, जब हम यहाँ पर कंडेंसेशन करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये जो एल्डोल है इसे आइसोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनोन है वो 2 कंपोनेंट के अंदर ब्रेक हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को शॉर्ट के अंदर लिखना चाहे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनोन लिख के और यहाँ पर इसे 2 कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं इनोन, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिस पर हम अप्लाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ दिखाई देता है, और जो इनोन है वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का हम करवाएंगे 1,3 डिस्कनेक्शन। जब हम इसका 1,3 डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये 2 तरीके के सिंथोन, जो कि कैटायनिक और एनायनिक स्पेसिस होते हैं। अब इन सिंथोन को हम क्या कर सकते हैं, इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इन दोनों सिंथोन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो अब हम इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर इनोन की सिंथेसिस के लिए। तो चलिए हम इसके सिंथेसिस प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो सिंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर लेंगे 2 मोल ये वाले हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका टारगेट जो मॉलिक्यूल है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एज ए टारगेट मॉलिक्यूल। इसका हम करवाते हैं 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का जो कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, और आपको यहाँ पर एनायनिक और कैटायनिक स्पेसिस देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम बोलेंगे सिंथोन। अब ये सिंथोन कन्वर्ट हो जाते हैं इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर।
अब यहाँ पर ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो आपको दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे सिंथेसिस की प्रोसेस, जिसके अंदर हमने 2 मोल यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट के लिए हैं, जिसकी हमने रिएक्शन करवाई है बेस के साथ में। और बेस के साथ में रिएक्शन करवाने पर आपको कुछ इस तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर 1,3 डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं और किस तरीके से उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद में इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए हम उसका सिंथेसिस भी कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंडेंसेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स। लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कार्बोनिल कंडेंसेशन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये वाली हमारी वीडियो रिलेट करती है इससे पहले वाली वीडियो से, जहां पर हमने डिस्कस किए थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के सिंथेसिस और रेट्रोसिंथेसिस। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहां पर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के रेट्रोसिंथेसिस को डिस्कस किया और सिंथेसिस को भी डिस्कस किया। तो जब हमने उनका रेट्रोसिंथेसिस देखा तो हमें वहां पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर सिंथेसिस करवाया तो वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मेनली वहां पर हमें 2 प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, और वो 2 प्रॉब्लम कौन कौन सी है। उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम और दूसरी है रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। तो इस स्लाइड से आपको पता लगा कि ये वाला टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 मेन प्रॉब्लम की, जो कि है कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम और रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। अब ये क्या होती है और किस तरीके से अराइज होती है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आप ये वाला एग्जांपल देखिए, और इसके अंदर हम करवा रहे हैं रेट्रोसिंथेसिस। यहाँ पर हम ले रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका हम करवाएंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन, साथ में होगा इसका डिहाइड्रेशन, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और जब इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का 1,3 डिस्कनेक्शन करवाया जाता है तो आपको इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये है सिंथोन्स। और इन सिंथोन्स को आगे कन्वर्ट किया जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो ये आपको जो ए और बी से डिनोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फिर से सिंथेसाइज करवाना होता है। तो अब हम इसका सिंथेसाइज भी देख लेते हैं। लेकिन जैसे हम इसका सिंथेसाइज करवाने जाते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि यहाँ पर इनोल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब ये इनोल का फॉर्मेशन इस कंपाउंड से भी हो सकता है और इस कंपाउंड से भी हो सकता है। तो कौन सा कंपाउंड इनोलाइज्ड होगा, ये हम कैसे पता करें। तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर इनोलाइज होगा उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अराइज होती है कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ए कंपाउंड भी इनोलाइज हो सकता है और बी कंपाउंड भी इनोलाइज हो सकता है। तो कौन सा कंपाउंड इनोलाइज होगा ये हमें नहीं पता। और मान लीजिए अगर हम यहाँ से कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंपाउंड सिलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पर लेते हैं एक कंपाउंड। जब हम इस एक कंपाउंड को आगे ट्रीट करते हैं तो वहां पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस एक कंपाउंड के अंदर भी कौन सी साइड से इनोलाइज होगा, यानी कि ये वाली साइड इनोलाइज होगी या फिर ये वाली साइड इनोलाइज होगी। तो ये वाली होती है हमारी रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। हमें रीजन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से ये इनोलाइज प्रोसेस है वो होने वाली है। तो इस रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम को आप इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर आपको दो साइड देखने को मिलेगी जहां से प्रोटोन का रिमूवल हो सकता है। एक तो ये वाली साइड है जहां पर आपको 3 प्रोटोन दिखाई दे रहे हैं, और एक ये वाली साइड है जहां पर आपको 2 प्रोटोन दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों ही साइड से एसिडिक प्रोटोन का रिमूवल हो सकता है। तो जब इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ट्रीट करते हैं हम बेस के साथ में ट्रीट करने पर यहाँ से क्या होगा, जो एसिडिक प्रोटोन है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होता है ये उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब हम यहाँ पर 2 तरीके से पाथ को देख सकते हैं, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2। मान लीजिए हमने इस कंपाउंड को बेस के साथ में ट्रीट किया। पहले पाथ के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होगा और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। वहीं जो पाथ नंबर 2 है, पाथ नंबर 2 के अंदर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर 2 साइड पॉसिबल है जहां से इनोलाइज हो सकता है। तो इस तरीके से अराइज होती है हमारी रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। यहाँ से आपको पता लग गया कि सिंथेसिस के अंदर किस तरीके से कीमोसेलेक्टिव और रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम अराइज होती है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है। अब इनके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या है, काफी सारे अलग अलग मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अवॉइड करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं,
जिनके अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन करवाने से जो हमारे कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी वो अवॉइड हो सकती है, क्योंकि जो दोनों ही कंपाउंड होते हैं वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये रेट्रोसिंथेसिस देखिए। इस रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिस पर हम अप्लाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। इसका डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1,3 डाइऑक्सीजन डिस्कनेक्शन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको ये दो तरीके के यहाँ पर सिंथोन देखने को मिलते हैं। और ये जो दोनों सिंथोन है इसे हम जब सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ए और बी इस तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि रेट्रोसिंथेसिस के अंदर दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो सेम ही है। तो यहाँ पर हमें अलग से चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला लें या फिर ये वाला। तो यहाँ पर हम सिंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंथेसिस के अंदर लेंगे 2 मोल सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में, और आपको यहाँ पर आपका टारगेट मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो सेल्फ कंडेंसेशन है वो प्रॉब्लम दूर करता है कीमोसेलेक्टिविटी से। इसके साथ में हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारा जो रेट्रोसिंथेसिस है उसके अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है इसे ब्रेक किया जाता है। जब इनका अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन होगा तो आपको इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। अब इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम सिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर आप ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट लीजिए या फिर बी वाला, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट से। तो ये जो ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसे हमने यहाँ पर लिया है, इसकी रिएक्शन करवाई है बेस के साथ में। तो यहाँ पर जब बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होता है ये उस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और अब आएगा दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब ये सेकंड जो बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर आता है और इसके साथ में रिएक्ट करता है। तो आपको इसके बाद में कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से जो सेल्फ कंडेंसेशन है उसने कीमोसेलेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड की। अगला मेथड है हमारा इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। अब ये जो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होता है इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी और रिजियोसेलेक्टिविटी दोनों तरीके की जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है ना वो यूजुअली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और रिवर्सिबल होने के साथ साथ यहाँ पर 5 और 6 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक स्टेबल रिंग होती है जिसे हम प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होती है ये कंट्रोल करने के लिए इजी रहती है। तो इस मेथड से भी हम जो कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये वाला कंपाउंड लिया है और इस कंपाउंड को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब इस कंपाउंड को हम बेस के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के पाथ देखने को मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर पहले हम बात करें फर्स्ट पाथ की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेस जब इसके साथ में ट्रीट किया जाएगा तो जो प्रोटॉन है वो इस कार्बन से रिमूव होगा, और इस कार्बन से जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और आगे जो रिएक्शन है वो इस तरीके से प्रोसीड होते हुए लास्ट स्टेप के अंदर होगा इसका डिहाइड्रेशन, और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आपको देखने को मिलेगा 8 मेंबर कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होगा। वही अगर हम बात करें पाथ नंबर सेकंड की, तो जब ये कंपाउंड इस बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो जो इस बार जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इस वाले कार्बन से रिमूव होगा, और इस वाले कार्बन से रिमूव होगा तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद में जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से प्रोसीड होते हुए इसके लास्ट स्टेप के अंदर होगा इसका डिहाइड्रेशन, और उसके बाद में आपको यहाँ पर मेंबर्ड कंपाउंड देखने को मिलेगा एज अ प्रोडक्ट जो कि स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हम क्या इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन करवाकर भी कार्बोनिल कंडेंसेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है वो कंट्रोल करने में इजी होती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड की, जो कि है यूज ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट इनोलाइज। मतलब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स का यूज करें जो कि इनोलाइज ना हो सके, क्योंकि जब कोई कंपाउंड इनोलाइज नहीं होगा तो वो रिएक्ट करेगा सिर्फ एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो वो वहां पर इनोलाइज नहीं हो रहा तो वहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर वो सिर्फ एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही बिहेव करेगा, और इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है जिसके अंदर आपको इन आर ग्रुप्स की जगह अगर आपको इस तरीके से ग्रुप देखने को मिले तो वो कंपाउंड इनोलाइज नहीं हो सकता। यानी कि इस तरीके के जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब इन कंपाउंड के अंदर आपको किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज होगा या कौन सा कंपाउंड इनोलाइज नहीं होगा। जो इनोलाइज होगा उसके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और जो इनोलाइज नहीं हो सकता उसके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे भी आप एज अ ट्रिक याद कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज होगा या नहीं होगा। इसके बाद में अब हम इस थर्ड पॉइंट का एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं रेट्रोसिंथेसिस, और रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हमने लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर दो तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे, और इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम नाम दे देते हैं। इसको हम बोल देते हैं ए और इसको हम बोल देते हैं बी। तो यहाँ पर आपको ए और बी के अंदर एक चीज दिखाई दे रही है। बी के अंदर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ दिखाई देगा, जबकि ए के अंदर आपको यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको कोई भी अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो बी वाला कंपाउंड है ये एक्ट करेगा एज सिंपली इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या होगा, ये इनोलाइज हो सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज हो सकता है और कौन सा कंपाउंड इनोलाइज नहीं होगा, जो सिर्फ एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो इसी वजह से हमने जो सिंथेसिस की शुरुआत की है वो ए कंपाउंड से की है। हम यहाँ पर ए वाला कंपाउंड लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। बेस के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से बेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद में इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, इस इनोड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड कंपाउंड था जो कि एक्ट कर रहा था एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वो आता है और वो इस इनोल के साथ में रिएक्ट करता है, और आपको कुछ इस तरीके से कंबाइंड कंपाउंड देखने को मिलता है। फिर इस कंपाउंड की डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन होने के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये था एग्जांपल जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज हो सकता है और कौन सा कंपाउंड इनोलाइज नहीं हो सकता। तो इनकी हेल्प से भी हम क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कंडेंसेशन है उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फोर्थ मेथड की। हमारा जो फोर्थ मेथड है वो है यूज ऑफ स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट। हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट्स का यूज करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप का, या फिर हम विटिक रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, या फिर हम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, जिसकी हेल्प से हम कार्बोनिल कंपाउंड के कंडेंसेशन पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है यूज ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पर ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये मोस्टली हम लेते हैं एस्टर, और एस्टर का यूज हम मेनली उस पोजीशन के लिए करेंगे जहां पर हमें इनोलाइजेशन करवाना होगा। तो इसके लिए आप ये वाला एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल के अंदर ये है रेट्रोसिंथेसिस, और रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं। इस कंपाउंड का जब हम अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको इस तरीके से दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। अब ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसके अंदर ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। इसके बाद में इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एस्टर लेंगे जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब हम इस कंपाउंड का सिंथेसिस करवाएंगे तो आप इस कंपाउंड के साथ में ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट ना लेकर आप ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करोगे इसके सिंथेसिस के लिए। तो चलिए अब हम इसके सिंथेसिस की भी प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंथेसिस के लिए हमने हमारा एस्टर वाला कंपाउंड लिया है जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में। जब यहाँ पर बेस के साथ में इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद में हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो आता है और इसके साथ में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है और इसका होगा आगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में क्या होता है, ये जो एस्टर ग्रुप है ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। अब इस कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का हम करवाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब इस कंपाउंड का होगा डिहाइड्रेशन, देन उसके बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से हमने सिंथेसाइज किया एस्टर का यूज करके। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की जो कि है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन का जो रेट्रोसिंथेसिस है वो यहाँ है और इसके सिंथेसिस की प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेंगे जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल पर हम अप्लाई करेंगे विटिक रिएक्शन और साथ में यहाँ पर होगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब आपको ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ये तो देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पर ही आपको ये वाली जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यानी कि जो एनायनिक स्पीसीज देखने को मिल रही है ये एज ए सिंथोन है। अब हमें कन्वर्ट करना होगा इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो इसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे, जिसको हम आगे इस तरीके से इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये है, इसे हम बोल देते हैं ए और इसे हम बोल देते हैं बी। तो जब हमें इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करवाना होगा तो हम इस स्पीसीज को ना लेकर इन दो स्पीसीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया है बी स्पीसीज जिस पर ये ए स्पीसीज आकर रिएक्ट करती है और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन होती है एल्किल लिथियम के साथ में और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब हमारा जो सेकंड वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट था वो आता है और इस कंपाउंड पर एक्ट करता है, जिसके बाद में आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से होती है विटिक रिएक्शन के अंदर रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन यूजफुल रहती है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के लिए।
तो यहाँ पर आपको रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन दिखाई देगी। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं अल्फा हेलो एस्टर, जिसकी रिएक्शन हम जिंक की प्रेजेंस के अंदर करवाते हैं कीटोन के साथ में। जब ये दोनों आपस के अंदर रिएक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है इस रेट्रोसिंथेसिस के अंदर एज ए टारगेट मॉलिक्यूल। जब हम इस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का 1,3 डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो आपको यहाँ पर दो तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे, और इन सिंथोन के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का रेट्रोसिंथेसिस, जिसके अंदर से हमें ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। अब इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम वापस से हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसे सिंथेसाइज करने के लिए। यहाँ पर हमने दोनों हमारे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे उनका यूज करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, जो होता है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने कार्बोनिल कंडेंसेशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए काफी सारे मेथड्स को डिस्कस किया। हम बात कर रहे हैं 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की, और उसी सीरीज के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कि है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है और ये किस तरीके से 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है। इसी के साथ में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है ये क्या होती है, या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है। जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक ही स्टेप के अंदर 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपको एक सिंगल स्टेप के अंदर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये बोलता है कि ये जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती है ये एक पेरिसाइक्लिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक कॉन्जुगेटेड डाइईन और साथ में लेते हैं एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन एज ए रिएक्टेंट। तो जब ये दोनों आपस के अंदर रिएक्ट करेगी और ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन शो करेगी तो उसके बाद में हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा साइक्लोहेक्सीन। इस तरीके से जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है ये एक पेरिसाइक्लिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। तो इन दोनों पॉइंट को आप इस रिएक्शन से इजीली समझ सकते हो, जो कि एक सिंपल एग्जांपल है डिल्स-एल्डर रिएक्शन का। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने लिया है यहाँ पर डाइईन, और ये है हमारा डाइईनोफाइल। तो यहाँ पर हमने डाइईन के तौर पर लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन, और यहाँ पर जो हम डाइईनोफाइल ले रहे हैं वो है मैलिक एनहाइड्राइड। तो जब यहाँ पर मैलिक एनहाइड्राइड और 1,3-ब्यूटाडाइईन के बीच में 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है हीट की प्रेजेंस के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको साइक्लोहेक्सीन बनती हुई दिखाई देगी। तो ये है एग्जांपल डिल्स-एल्डर रिएक्शन का। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई दे जहाँ पर डाइईन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और डाइईनोफाइल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। यानी कि आपको ऐसी कोई डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती हुई दिखाई दे जिसके अंदर डाइईन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और डाइईनोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसी जो रिएक्शन होगी उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा उस रिएक्शन के कंपैरिजन के अंदर जिसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये बात हुई हमारे थर्ड पॉइंट की। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ये एक 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन है। यानी कि जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती है ये आपको 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करते हुए दिखाई देगी। अब ये डिस्कनेक्शन कब होगा, जब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सीन प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जब आपके पास में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है वो 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करेगी। तो ये बताता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोलता है कि जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, रीजियो सेलेक्टिव होती है और एंडो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। अब हमने यहाँ पर काफ़ी भारी भारी वर्ड्स का यूज़ किया है, जैसे कि स्टीरियो स्पेसिफिक, रीजियो सेलेक्टिव और एंडो सेलेक्टिव। तो अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर इन सभी वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे और इनके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूजन ना हो इस डिल्स-एल्डर रिएक्शन के कंटेक्स्ट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड से, जो कि है स्टीरियो स्पेसिफिक। हम जानेंगे कि ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है ये क्या होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की। आपको पता है जब हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन करवाते हैं तो हम वहाँ पर लेते हैं एक डाइईन और दूसरा हम लेते हैं डाइईनोफाइल।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम डाइनोफाइल सिस लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिस बनेगा, और अगर हम ये डाइनोफाइल ट्रांस लेते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो भी आपको ट्रांस बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि सिस डाइनोफाइल देगा सिस प्रोडक्ट और ट्रांस डाइनोफाइल देगा ट्रांस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये डिल-साइडर रिएक्शन होती है, ये जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको एक साइक्लिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, और इस साइक्लिक ट्रांजिशन की वजह से ना तो डाइन को ना ही डाइन को इतना टाइम होता है कि ये रोटेशन कर सकें और अपनी जो स्टीरियो है उसे चेंज कर सकें। तो यहाँ पर इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी स्टीरियो को चेंज कर सके, इसीलिए क्या होती है, इनकी जो स्टीरियो होती है वो मेंटेन रहती है प्रोडक्ट के अंदर भी। तो इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर दो रिएक्शन देखने वाले हैं, और इन दोनों रिएक्शन को देखने के बाद में आपको ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी वर्ड है इस डिल-साइडर रिएक्शन के अंदर वो एकदम क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन की। इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर लेते हैं डाइन, और यहाँ पर है ये हमारा डाइइनोफाइल। यहाँ पर हमने डाइन के तौर पर लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसके हम रिएक्शन करवाएंगे मैलिक एसिड के साथ में। और जब आप इस मैलिक एसिड कंपाउंड को देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं ये आपको सेम साइड के अंदर यानी कि इस पोजीशन पर दिखाई देगी। तो जब आप इन दोनों की 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और इस प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखाई देगा ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सिस पोजीशन पर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर अगर हमने सिस डाइनोफाइल का यूज़ किया है तो हमें प्रोडक्ट के अंदर भी सिस प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड रिएक्शन की। तो सेकंड रिएक्शन के अंदर हमारी ये है डाइन और ये है डाइइनोफाइल। डाइन के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं फ्यूमेरिक एसिड के साथ में, जो कि एक डाइइनोफाइल है। जब आप इस फ्यूमेरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये आपस के अंदर ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है। जिसके बाद में जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि ट्रांस होता है। यानी कि आपको इस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं ये आपस के अंदर ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से आपको यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है? तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि जब हम सिस डाइनोफाइल यानी कि मैलिक एसिड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट भी सिस देखने को मिलता है, और जब हम फ्यूमेरिक एसिड यानी कि ट्रांस डाइनोफाइल का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी ट्रांस देखने को मिलता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी वर्ड है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले वर्ड की, जो कि है रिजियोसेलेक्टिविटी। यानी कि रिजियोसेलेक्टिविटी क्या होती है अब हम ये भी समझते हैं। तो आपको पता है डिल-साइडर रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं एक डाइन और एक डाइनोफाइल, लेकिन अगर ये डाइन अनसिमेट्रिकल हो और ये डाइनोफाइल भी अनसिमेट्रिकल हो तो वहाँ पर आता है रिजियोसेलेक्टिविटी का कंसेप्ट। अब ये जो रिजियोसेलेक्टिविटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास में 1 सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन है तो वो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट देगी, और अगर आपके पास में 2 सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन है तो वो आपको पैरा प्रोडक्ट देगी। और ये इस तरीके के प्रोडक्ट आपको बेसिकली ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ये जो डिल-साइडर रिएक्शन होती है ये एक तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन होती है। अब इसे समझने के लिए हम ये दोनों रिएक्शन देखते हैं। इन दोनों रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाइनोफाइल के साथ में। इसके बाद में इनके बीच में होती है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो जिसके बाद में आपको पहली रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे 2 प्रोडक्ट, और इन 2 प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और एक मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर से आपको ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जबकि जो मेटा प्रोडक्ट होता है वो एज अ माइनर प्रोडक्ट बनता है। इसी के साथ में आपकी जो सेकंड रिएक्शन है, इस सेकंड रिएक्शन के अंदर भी आपको 2 प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर जो ये पैरा वाला प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ये मेटा वाला प्रोडक्ट होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो आपको इन दोनों रिएक्शन से पता लगा कि हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो ऑर्थो का बनता है या फिर पैरा का बनता है। तो इस तरीके से आपको इन रिएक्शन से पता लगता है कि जो डिल-साइडर रिएक्शन होती है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन है। तो ये बात होती है हमारी रिजियोसेलेक्टिविटी की। इसके बाद में बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है एंडोसेलेक्टिविटी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एंडोसेलेक्टिविटी क्या होती है। तो अभी तक आपने देखा कि काफ़ी सारे केसेस के अंदर हमने जो प्रोडक्ट की स्टीरियो है उसे प्रिजर्व रखा था डाइन और डाइनोफाइल को लेकर, लेकिन अभी भी 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है, और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मेनली साइक्लिक सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको जो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगी उसे हम बोलते हैं, एक तो है एंडो प्रोडक्ट और एक है एक्सो प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडो प्रोडक्ट की।
तो अगर हम बात करें एंडो प्रोडक्ट की तो ये मोर स्टेबल होता है, इसके अंदर लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सो प्रोडक्ट की तो ये जो एक्सो प्रोडक्ट होता है ये लेस स्टेबल होता है, इसके अंदर आपको मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। ये बात होगी हमारे एंडो और एक्सो प्रोडक्ट की। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो दो पॉसिबिलिटी है ये अराइज किस तरीके से होती है। तो मान लीजिए हम बात करते हैं सिस की। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको सिस सिमेट्री देखने को मिल रही है दो हाइड्रोजन की, जैसे कि हम इस एग्जांपल के अंदर देखने वाले हैं, तो वहां पर क्या होता है दो अभी भी पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन एटम सिस पर दिखाई देगी। तो इस बात को हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये दो साइक्लिक सिस्टम है और इन दोनों साइक्लिक सिस्टम के अंदर हमारा जो ये वाला साइक्लिक सिस्टम है जिसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन, ये एक डाइईन है और यहाँ पर जो हमारा दूसरा साइक्लिक सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं मैलिक एनहाइड्राइड, ये है एक डाइईनोफाइड। तो जब इन दोनों के बीच में 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके का प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर दो ये हाइड्रोजन देखने को मिलेगी जो कि आपस के अंदर सिस पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब आप इन दोनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये सिस पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हमें दो तरीके की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो दोनों डाउनवर्ड की तरफ हो, या फिर ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो अपवर्ड हो। यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक कंडीशन के अंदर वो डाउनवर्ड है और एक कंडीशन के अंदर वो अपवर्ड है। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों हाइड्रोजन डाउनवर्ड है और आपको इस प्रोडक्ट के अंदर डाइनोफाइल दूर दिखाई दे रही है इस डाइन रिंग से, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट। इसी के साथ में हमारा ये जो सेकंड प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डाइन रिंग है और ये जो डाइनोफाइल है, तो यहाँ पर आपको ये जो डाइनोफाइल है इस डाइईन की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा और इस प्रोडक्ट के अंदर जो हाइड्रोजन है वो दोनों अपवर्ड है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। यानी कि आप एक्सो और एंडो किस बेसिस पर बोल रहे हो कि अगर ये डाइनोफाइल की जो रिंग है वो डाइन से दूर है तो हम उसे एक्सो प्रोडक्ट बोलेंगे, अगर ये जो डाइनोफाइल की रिंग है वो डाइन के पास में है तो हम उसे एंडो प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर आपको एक्सो प्रोडक्ट मेजर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डिल साइडर रिएक्शन होती है उसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एक्सो प्रोडक्ट बनता है। तो ये थी डिल साइडर रिएक्शन की एंडोसेलेक्टिविटी। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ में आ गया होगा कि एंडोसेलेक्टिविटी क्या होती है। तो अभी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया डिल साइडर रिएक्शन को लेकर, जो कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, रीजियो सेलेक्टिविटी और एंडोसेलेक्टिविटी। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डिल साइडर रिएक्शन है ये 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि जो डिल साइडर रिएक्शन होती है वो 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होती है जब आपको यहाँ पर 2 तरीके की फीचर देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप कोई डिल साइडर रिएक्शन देखते हो और उसके अंदर आपको देखने को मिले कि वहाँ पर कोई साइक्लोहेक्सीन प्रेजेंट है और उस रिएक्शन के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे, तो ये दोनों ही कंडीशन जब पॉसिबल होगी तो वहाँ पर आपको डिल साइडर रिएक्शन के अंदर 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो जब आपको ये दोनों कंडीशन दिख जाए तो इसके बाद में कोई मैटर नहीं करता कि वो टारगेट मॉलिक्यूल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर उसके पास में साइक्लोहेक्सीन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, डिल साइडर रिएक्शन 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करेगी। चलिए अब हम 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को डिल साइडर रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं, जिसके लिए हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है उसके अंदर आपको इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल दिखाई देगा और इस टारगेट मॉलिक्यूल पर जब हम 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। तो जब हम इसका सिंथेसिस करवाएंगे तो हम इन्हीं सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज़ करेंगे और वापस से हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद में हमारा जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है वो इजीली डिस्कनेक्शन अप्रोच को शो कर देता है। यानी कि यहाँ पर हमें कोई स्पेशल सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही यहाँ पर कोई आयनिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, 2 कंपाउंड होंगे, वो सिंपल मिक्स होते हैं, उनको हीट किया जाता है और वो आगे क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस। और इस रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड हेक्सीन है और इस हेक्सीन पर जब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो सिंपली डाइईन और डाइनोफाइल देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का फिर से सिंथेसिस करवाएंगे तो सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे। इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बीच के अंदर होगी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, जो कि आपको देखने को मिलेगी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी सील्ड ट्यूब के अंदर, जिसके बाद में आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो फिर से बनता हुआ दिखाई देगा।
तो ये थी हमारी डिल सैल्टर रिएक्शन और वो किस तरीके से टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है, इसे भी हमने एग्जांपल से समझा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को कुछ पॉइंट से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे उसे हम बोलेंगे 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं 1,5 DIX से। और यहाँ पर जो हम कंपाउंड लेंगे जिसका हमें डिस्कनेक्शन करवाना है उसे हम बोलेंगे 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो यहाँ से आपको दो बातें पता लगी। पहली तो ये कि यहाँ पर जो हम कंपाउंड लेंगे उसे हम बोलते हैं 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और सेकंड ये कि जो यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन परफॉर्म करवाएंगे वो होगा 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसे हम 1,5 DIX से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है कि यहाँ पर जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से एक फंक्शनल ग्रुप आपको फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिलेगा और दूसरा देखने को मिलेगा आपको फिफ्थ पोजीशन पर। तो यानी कि हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसके अंदर से पहला फंक्शनल ग्रुप होगा फर्स्ट पोजीशन पर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा फिफ्थ पोजीशन पर। तो ये बात तो हमें इसके नाम से भी पता चल रही थी कि यहाँ पर हमें डाइफंक्शनलाइज्ड यानी कि इस कंपाउंड के अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, जो कि होगा फर्स्ट पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्कनेक्शन की। तो अगर हम 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर डिस्कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड भी देखने को मिल सकते हैं और कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब आप 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर 1,5 डिस्कनेक्शन अप्लाई करोगे तो आपको वहां पर जो कॉमनली देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। यानी कि इस पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन के अंदर आपको कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। और ये पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन होगा कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, यानी कि आपको जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि अगर हम बात करें इस डिस्कनेक्शन के मोस्ट कॉमन रूट की, तो वो आपको देखने को मिलेगा माइकल एडिशन का रिवर्स। यानी कि हम माइकल एडिशन रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो वो क्या होगा, ये 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का जो रूट होगा वो ही क्या होगा, डिस्कनेक्शन रूट होगा। इसके बाद में हमारा जो 6 पॉइंट है वो बात करता है रोल ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप की। यानी कि हमारे पास जो इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अंदर आपको एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, तो ये उसके रोल की बात करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या काम करता है, ये काम करता है हमें एक पर्टिकुलर साइड से स्टेबल इनोलेट आयन जनरेट करने में। यानी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्प से हम एक स्टेबल इनोलेट आयन एक पर्टिकुलर साइड से फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि आगे जाके बाद में अटैक करेगा इनोन पर, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। और यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा वो होगा एस्टर, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को लेकर। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद में आपको ये सभी पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये कंपाउंड लिया है जो कि है 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, और इस 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है, जो कि है 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद में आपको इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेंगे दो फंक्शनल ग्रुप, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप और ये है हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप। और अगर आप इनकी पोजीशन देखोगे तो एक फंक्शनल ग्रुप आपको फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिल रहा है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको फिफ्थ पोजीशन पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें डिस्कनेक्शन की, तो यहाँ पर जो आपको डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर डिस्कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है कार्बन और ये है कार्बन। और हमने हमारे इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर बात की थी, जो यहाँ पर डिस्कनेक्शन होता है वो होता है अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसके नेक्स्ट वाला होगा बीटा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो यहाँ पर ब्रेक होगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो बॉन्ड है जो कि सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसे ब्रेक करना होगा। जब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड पर अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दो आयनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी और इन आयनिक स्पीसीज को हम बोलते हैं सिंथोन्स। अब ये जो आयनिक स्पीसीज होती है ये स्टेबल नहीं होती, तो इन्हें स्टेबल बनाने के लिए और ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन स्पीसीज को इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो आपको अगले दो दिखाई दे रहे हैं ये है इन पर्टिकुलर स्पीसीज के सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो अब हमने हमारे इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर 6 पॉइंट के अंदर बात की थी एक्टिवेटिंग ग्रुप की। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप यूज किया जाएगा वो होगा हमारा एस्टर ग्रुप, जो कि आपको इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड पर देखने को मिल रहा है।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हमने इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर जो भी पॉइंट्स थे उन्हें अच्छे से समझा है। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की, जिसके अंदर हम देखेंगे सिंथेसिस और रेट्रोसिंथेसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल्स। तो ये है हमारा 1,5-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज ए टारगेट मॉलिक्यूल। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल पर हम करवाएंगे 1,5 डिस्कनेक्शन। जब हम इस पर 1,5 डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। सिंथोन के अंदर आप देख पा रहे हो कि इस कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये सिंथोन होते हैं, वो क्या होती है, अनस्टेबल स्पीसीज होती है। अब अगर हमें इन्हें स्टेबल करना है तो इन जो चार्ज स्पीसीज है उन्हें रिमूव करना होगा और इन्हें न्यूट्रल बनाना होगा। तो इसके लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो ये है इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो जब हम इनका सिंथेसाइज करवाएंगे तो इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट को यूज करेंगे हम इसके सिंथेसिस के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये एस्टर ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो जब हमें इनोलेट का एक पर्टिकुलर साइड से अटैक करवाना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो जो इनोलेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर साइड से जाकर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो हम एक्टिवेटिंग ग्रुप यूज करते हैं वो मोस्टली होता है एस्टर ग्रुप, जैसा कि आपको इस एग्जांपल के अंदर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इस रेट्रोसिंथेसिस के सिंथेसिस की। तो इसके सिंथेसिस की शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे इस ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जिसके अंदर आपको ये एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस एक्टिवेटिंग ग्रुप लगने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा इनोलेट होगा ये एक पर्टिकुलर साइड से जाकर इस दूसरे वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उस पर अटैक करेगा। अब इस ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ में। तो जब बेस यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसे एक्सट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो कि है बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पर आएगा और इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड का हम एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और सेकंड स्टेप के अंदर हम यहाँ पर हीटिंग करवाकर इसका डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम 1,5-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं और उसके बाद में हम उसका सिंथेसिस भी उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए करवा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल के अंदर भी हम पहले रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, देन इसके सिंथेसिस की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लेते हैं 1,5-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड और इसका करवाते हैं 1,5 डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको ये जो अल्फा बीटा बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और आपको कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे और इन सिंथोन के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पर ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बी वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उस पर हम अप्लाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो जैसे हम इस पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है इसका हम करवाएंगे 1,3 डिस्कनेक्शन। तो जब हम इसका 1,3 डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ये जो बॉन्ड है ये वाला ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारे सिंथोन बन जाते हैं। अब इन सिंथोन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस पूरी रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर आपको 4 तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं, ए, बी, सी और डी। तो ये 4 तरीके के आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं। तो अब हमारी जो सिंथेसिस है वो कहाँ से शुरू होगी, तो हमारी सिंथेसिस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करेंगे। इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करने के बाद में हम इनसे ये वाला कंपाउंड बनाएंगे और इस कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे फिर इस ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जिसके बाद में आपको हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अब हम इसकी सिंथेसिस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, इसका जो सिंथेसिस है वो हम 3 स्टेप के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो आएगा और हमारा कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में हमारा जो कीटोनिक ग्रुप है, इसके बाद में जो हमारा कीटोन है वो आएगा और आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। तो ये क्या करेगा, कीटोन इस पर्टिकुलर सिंथेटिक इक्विवेलेंट से जाकर रिएक्ट करेगा और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका हम करवाएंगे कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन करवाने के बाद में आपको वो कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है जिसका हमने 1,3 डिस्कनेक्शन करवाया था।
तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर हमने जो हमारा 1,3 डिस्कनेक्शन वाला कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कर लिया है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, यानी कि जो हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट ए था उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में। तो यहाँ पर हमारा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट ए था उसे हमने यहाँ पर लिया है। तो जब ये बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके बाद में आपको इस तरीके से इनोलेट बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये क्या करेगा, अब ये इनोलेट रिएक्ट करेगा इस वाले कंपाउंड से। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इसके साथ में रिएक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। फिर हम इसका करवाएंगे वर्कअप, और वर्कअप करवाने के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारे सेकंड एग्जांपल का सिंथेसिस। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल के अंदर भी हम यहाँ पर रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, देन सिंथेसिस देखेंगे। तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पर लिया 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, लेकिन इस बार जो हमारा कंपाउंड है यानी कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का 1,5 डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलते हैं, और इन सिंथोन को हम कन्वर्ट करेंगे इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। इस सिंथोन के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप एज ए एस्टर यूज किया है। तो यहाँ पर आपको ये दो तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे ए और बी। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे सिंथेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। तो यहाँ पर जो एथोक्साइड है ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस, जो क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन कर लेगा, जिसके बाद में यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली जो स्पीसीज है ये रिएक्ट करेगी बी वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट के साथ में, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिसके बाद में आपको हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हमने 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को डिस्कस किया और साथ में उसके एग्जांपल्स भी देखे। तो इस वीडियो से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर हम रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन इसी के बीच के अंदर हमने एक स्लाइड के अंदर बात की थी, जहां पर हमने बात की थी माइकल एडिशन की, और इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा एक और टॉपिक जिसका नाम है रोबिन्सन एन्युलेशन। तो अभी हम थोड़ा सा इनका भी एक इंट्रो देख लेते हैं। तो पता है हम डिस्कस कर रहे हैं 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ग्रुप डिस्कनेक्शन के अंदर हमने आज इस वीडियो के अंदर बात की 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की। और इन 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर हमने यहाँ पर इनका रेट्रोसिंथेसिस देखा और साथ में इनका सिंथेसिस देखा। और इस 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर जिस बॉन्ड का हमने डिस्कनेक्शन करवाया था वो था अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, यानी कि यहाँ पर हमने अल्फा बीटा बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाया था। तो ये सब बातें आपको आज के लेक्चर से पता लगी होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमने रेट्रोसिंथेसिस करवाया तो हमारा सिंपल रेट्रोसिंथेसिस देखने को मिलता है, जहां पर आपको सिंथोन बनते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद में वो क्या होते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमने जब बात की थी सिंथेसिस की, तो यहाँ पर क्या होता है 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर आपको 2 तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। और वो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे डाइकार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन ये जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो भी आपको 2 तरीके से देखने को मिलेंगे। एक तो होंगे एसाइक्लिक डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि हम इसे सिंपली 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे, और दूसरी आपको देखने को मिल सकती है साइक्लिक फॉर्म ऑफ 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो यानी कि जब हम 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का सिंथेसिस देखेंगे तो वहां पर हम 2 तरीके से प्रोडक्ट बनता हुआ देख सकते हैं, जो कि सिंपल एसाइक्लिक 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं और इन 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की साइक्लिक फॉर्म भी हो सकती है। तो जब हम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइकल एडिशन। यानी कि माइकल एडिशन रिएक्शन से जो भी हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इस माइकल एडिशन के अंदर जो हमें प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है वो होता है 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। और इसी के साथ में जो हमारा साइक्लिक फॉर्म है वो हमें बनता हुआ दिखाई देगा रॉबिन्सन एन्युलेशन से।
तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो रॉबिन्सन एनुलेशन का प्रोडक्ट होता है वो होता है साइक्लिक फॉर्म ऑफ 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, या फिर आप इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन भी बोल सकते हो। तो हमारी इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी माइकल एडिशन पर, और उसके बाद में जो सेकंड वीडियो आएगी वो आएगी रॉबिन्सन एनुलेशन पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं माइकल एडिशन रिएक्शन की, जिसे हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। माइकल एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो बोलता है कि जो माइकल एडिशन रिएक्शन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कोई अदर न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, या फिर ज्यादातर जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो होते हैं इनोलेट, जो कि ऐड होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर जाकर, जिसकी वजह से क्या होता है जो एक्सेप्टर का बीटा कार्बन होता है वहां पर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो रिएक्शन होती है काफी ज्यादा यूज होती है जब हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के जो सिंथेसिस है उसके अंदर भी यूज की जाती है। तो अगर इस बात को हम सिंपली बोले तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है जिसके अंदर आपको कार्बन आयन का एडिशन होता हुआ दिखाई देगा। इस कार्बन आयन को हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं या फिर माइकल डोनर भी बोल सकते हैं, जो कि ऐड होता है जाकर एक्टिवेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। और यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है ये एक्ट करते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और जिसे हम माइकल एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। तो ये थी माइकल एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि जो माइकल एडिशन रिएक्शन है इसे हम 1,4 एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो माइकल एडिशन रिएक्शन का आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको एक मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलेंगे माइकल डोनर, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसे हम बोलेंगे माइकल एक्सेप्टर। तो यहाँ पर माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर के बीच के अंदर आपको बेस की प्रेजेंस में 1,4 एडिशन रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलेंगे माइकल अडक्ट। तो ये है हमारी माइकल एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो बोलता है कि जो माइकल एडिशन रिएक्शन होती है जिसे हम 1,4 एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये कंट्रोल होती है थर्मोडायनेमिकली, यानी कि ये एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है जो कि कंपीट करती है 1,2 एडिशन रिएक्शन के साथ में, जो कि एक काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फाइनल पॉइंट की, जो कि बोलता है 1,4 एडिशन आपको डोमिनेट होता हुआ दिखाई देगा जब टेम्परेचर हाई हो, यानी कि किसी रिएक्शन के अंदर जब हम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो वहां पर हमें 1,4 एडिशन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर लो होगा तो आपको 1,2 रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन, तो अभी हम इसे भी समझ लेते हैं कि 1,2 और 1,4 एडिशन है क्या। तो इसे हम समझते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर 1,2 और 1,4 एडिशन को समझने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल, जो कि हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा कार्बोनिल मॉलिक्यूल, और इस कार्बोनिल मॉलिक्यूल के अंदर आपको अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है इसके अंदर आपको दो तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। पहली कंडीशन तो आपको देखने को मिलेगी कि अगर ये जो ऑक्सीजन एटम है ये ऑक्सीजन अगर इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो आपको इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी, जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये है हमारा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, और ये है कार्बन और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और जो डबल बॉन्ड है वो आपको सेम एज इट इज देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज दिखाई देगी। इसके बाद में दूसरी कंडीशन ये होती है कि दूसरी कंडीशन के अंदर होता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन पर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो इस स्पीसीज को भी हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये है ऑक्सीजन जिस पर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, और ये है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। तो आपने देखा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आपको दो तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अब अगर हम ऑक्सीजन से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये होगा 1, ये है 2, 3 और 4 पोजीशन। तो आपने पहली कंडीशन के अंदर देखा कि जो चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर जो चार्जेस है वो क्रिएट हो रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर चार्ज जनरेट होते हुए दिखाई देंगे, जबकि आपको पहली कंडीशन के अंदर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर चार्ज जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। अब अगर इन स्पीसीज पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले स्पीसीज के अंदर तो इस सेकंड नंबर कार्बन पर जाकर अटैक करेगा,
और इस वाली स्पीसीज के अंदर आपको ये 4th नंबर पर अटैक करता हुआ दिखाई देगा। ए वाली स्पीसीज के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वो 2nd पोजीशन पर होगी और इसके बाद में जो भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज आएगी वो आपको 1st पोजीशन पर ऐड होती हुई दिखाई देगी। तो यानी कि आपको ए कंडीशन पर देखने को मिलेगा 1-2 एडिशन, और इसी 1-2 एडिशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। वही अगर आप सेकंड स्पीसीज की बात करोगे तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर अटैक करेगा इस 4th पोजीशन पर, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे 1-4 एडिशन। और आपको पता है इस 1-4 एडिशन को ही हम बोलते हैं माइकल एडिशन। तो आई होप आपको इस स्लाइड पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन करवाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। और इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर हमने ये भी देखा था कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पर आपको 1-4 एडिशन होते हुए दिखाई देगी, और जब टेम्परेचर लो होता है तो आपको वहां पर 1-2 एडिशन होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में आप इस स्लाइड पर देख पा रहे हो हमने यहाँ पर लिखा है माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर, जो कि बेस की प्रेजेंस के अंदर आपको 1-2 एडिशन देते हैं। तो यहाँ पर जो माइकल डोनर है और माइकल एक्सेप्टर है वो हम कौन कौन से कंपाउंड ले सकते हैं, और यहाँ पर जो बेस है वो कौन कौन से यूज हो सकते हैं, अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकल डोनर की। माइकल डोनर कौन कौन से कंपाउंड ले सकते हैं, तो हम ऐसे कंपाउंड ले सकते हैं जिनके अंदर आपको एक्टिव CH2 ग्रुप या फिर CH ग्रुप देखने को मिले। तो आपको जिन भी कंपाउंड के अंदर एक्टिव CH2 या फिर एक्टिव CH ग्रुप देखने को मिलेगा उन सभी को हम एज अ माइकल डोनर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है इसकी एसिडिक नेचर और इंक्रीज हो जाएगी अगर इसके साथ में कोई साइनो, नाइट्रो या कीटो जैसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, जो कि एनहांस करेगा इसकी एसिडिक नेचर को। तो यहाँ से आपको पता लगा कि माइकल डोनर कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर आपको एक्टिव CH2 ग्रुप या फिर एक्टिव CH ग्रुप देखने को मिले, जो कि एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जो कि एज अ माइकल डोनर एक्ट करेंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है बीटा डाइकीटोन। तो यहाँ पर ये जो बीटा डाइकीटोन है ये यूज होगा एज अ माइकल डोनर, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यानी कि एक्टिव CH2 ग्रुप। सेकंड एग्जांपल है बीटा कीटो एस्टर का। तो ये जो बीटा कीटो एस्टर है यहाँ पर भी आपको CH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। थर्ड एग्जांपल है मेलोनिक एस्टर। फोर्थ है बीटा कीटो नाइट्राइल। फिफ्थ है अल्फा नाइट्रोकीटोन, और सिक्स्थ एग्जांपल है हमारा नाइट्रो कंपाउंड। तो इन सभी कंपाउंड्स का हम यूज कर सकते हैं एज अ माइकल डोनर। इसके बाद में हम बात करते हैं माइकल एक्सेप्टर की। तो माइकल एक्सेप्टर के लिए आप यूज करोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कंपाउंड के अंदर आपको यहाँ पर जो ग्रुप है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि माइकल एक्सेप्टर के तौर पर यूज होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। हम यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर भी यूज कर सकते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी यूज किया जा सकता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइड को भी हम एज अ माइकल एक्सेप्टर यूज कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल कंपाउंड्स, और सिक्स्थ नंबर पर आता है हमारा नाइट्रो इथाइलिन। तो इन सभी कंपाउंड को हम एज अ माइकल एक्सेप्टर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उन बेसिस की जो हम यूज कर सकते हैं माइकल एडिशन के अंदर। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस का यूज करते हैं ताकि वो इनोलेट आयन जनरेट कर सके माइकल डोनर से, और इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं वो है एल्कोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एलडीए का यहाँ पर मतलब है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। इसके बाद में हमारा अगला बेस है वो है अमाइन। तो इन सभी को हम माइकल एडिशन के अंदर एज अ बेस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो अमाइन है ये ज्यादा यूजफुल होता है अगर हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ बेस, और साथ में ये एक्ट कर सकता है एज अ माइकल डोनर। इसके बाद में हम बात करते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की। तो आपको पता है जो माइकल एडिशन रिएक्शन होता है उसे हम माइकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको कॉन्जुगेट एडिशन होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। अब हम इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसे ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप के अंदर और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो माइकल एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे: डीप्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और प्रोटोनेशन। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके ऊपर जाकर क्या करेगा, कोई बेस अटैक करेगा और उसे डीप्रोटोनेट कर देगा, और वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा इनोलेट का, जो कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग कार्बन आयन होता है। तो हमने पहले स्टेप के अंदर इनोलेट का फॉर्मेशन किया है डीप्रोटोनेशन की हेल्प से।
इसके बाद में क्या होता है, अगले स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, यानी कार्बन आयन क्या करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके बाद में आपको फाइनल स्टेप के अंदर देखने को मिलेगा प्रोटोनेशन। ये जो इनोलेट होता है वो प्रोटोनेट हो जाएगा और हमें एज अ प्रोडक्ट देगा माइकल अडक्ट। तो ये सभी स्टेप थे माइकल एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के। तो इन सभी स्टेप को हम इस रिएक्शन से समझ लेते हैं। तो आपके पास में कोई न्यूक्लियोफाइल था, उस न्यूक्लियोफाइल पर आकर बेस ने अटैक किया और बेस ने अटैक करने के बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया कार्बन आयन के अंदर। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये था हमारा सेकेंड स्टेप। और इसके बाद में क्या होता है, आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड जनरेट होगा जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, अब हम इस स्पीसीज का वर्कअप करवाएंगे, यानी कि यहाँ पर होगा प्रोटोनेशन, जिसके बाद में ये जो इनोलेट है ये चेंज हो जाता है माइकल अडक्ट के अंदर। और ये जो माइकल अडक्ट है, इस माइकल अडक्ट के अंदर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये है माइकल अडक्ट, जो कि टोटोमेरिज्म शो करके इस तरीके के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था माइकल एडिशन रिएक्शन का सिंपल मैकेनिज्म। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है उसके अंदर हमने ये वाला कंपाउंड लिया है और इस कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में। तो जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है बेस के द्वारा और इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आपको इस स्पीसीज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है वो क्या करेगी, वो जाकर अटैक करेगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर, जो कि था हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अंदर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, आपस के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्पीसीज बनती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप, यानी कि प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर होगा इस कंपाउंड का वर्कअप होने के बाद में ये जो प्रोटॉन है ये जाकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और ये जो कंपाउंड है ये इनोल फॉर्म है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की, यानी कि जो हमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिला है ये उसकी इनोल फॉर्म है। जब ये इनोल फॉर्म टोटोमेरिज्म शो करेगी तो आपको ये कीटो फॉर्म के अंदर चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल माइकल एडिशन का। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की। तो अगले एग्जाम्पल के लिए जहां पर हमने डिस्कस किए थे माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर्स को, तो उसी के अंदर से हमने यहाँ पर लिया है माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर को। तो यहाँ पर हमने लिया है डाई इथाइल मैलोनेट और यहाँ पर हम लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये है हमारा माइकल डोनर और ये है माइकल एक्सेप्टर। तो इन दोनों के बीच में जब बेस की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होती है तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे, जो कि इनोलेट फॉर्म होती है 1,4 एडिशन की। अभी क्या है, अभी ये इनोलेट फॉर्म है। तो अब जब हम इसका वर्कअप करवा देंगे, यानी कि जब इस कंपाउंड का प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये चेंज हो जाती है इनोल फॉर्म में, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्रोटोन आकर ऐड हो चुका है, तो ये कन्वर्ट हो चुका है इनोल फॉर्म के अंदर। अब ये इनोल फॉर्म क्या करेगी, ये शो करेगी टोटोमेरिज्म और ये टोटोमेरिज्म शो करते हुए कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको माइकल एडिशन रिएक्शन होते हुए दिखाई देती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किया माइकल एडिशन को। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रॉबिन्सन एनुलेशन की और देखेंगे कि रॉबिन्सन एनुलेशन क्या होता है, किस तरीके से ये यूज किया जाता है और हम इसके अंदर डिस्कनेक्शन किस तरीके से करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रॉबिन्सन एनुलेशन को समझेंगे और साथ में इसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने माइकल एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था और उससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहाँ पर हमने डिस्कस किया था 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, तो 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से रॉबिन्सन एनुलेशन और माइकल एडिशन रिलेट करते हैं 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड से। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखिए। तो फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है रॉबिन्सन एनुलेशन। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ पर जो रॉबिन्सन एनुलेशन के अंदर हम ये जो एनुलेशन टर्म यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है बिल्डिंग अ रिंग, यानी कि यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन के अंदर आपको रिंग फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोलता है कि
माइकल एडिशन का एक्सटेंशन एक इम्पोर्टेंट वे है जिससे कि हम 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम माइकल एडिशन रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो उससे क्या है, हम 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने माइकल एडिशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो रॉबिन्सन एन्युलेशन है ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर आपको रिंग फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी, और ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है माइकल एडिशन की, जो कि ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि ये माइकल एडिशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है, वो बोलता है कि रॉबिन्सन एन्युलेशन के अंदर आपको पहले माइकल एडिशन देखने को मिलेगा, देन उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन देखने को मिलती है, और इन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, यहाँ पर एक कीटोन होता है जिसके अंदर आपको एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिलेगा जो कि रिएक्ट करता है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद में हमें जो नया प्रोडक्ट देते हैं उसके अंदर बनाते हैं एक नई अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ से आपको पता लगा कि रॉबिन्सन एन्युलेशन क्या होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन है माइकल एडिशन का और एल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये बात हमने इस पॉइंट के अंदर भी देखी थी कि ये जो रॉबिन्सन एन्युलेशन होता है ये माइकल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो ये है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन देखने को मिलता है जो कि एज अ प्रोडक्ट बनता है, और ये बनता किससे है, यहाँ पर हम लेते हैं मिथाइल विनाइल कीटोन और एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो इस रॉबिन्सन एन्युलेशन की जो रिएक्शन आउटलाइन है उसे हम इससे नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके बाद में आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि कौन सा हमारा रिएक्टेंट होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, कब माइकल एडिशन होगी, कब आपको एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो बोलता है कि यहाँ पर जो हम कीटोन ले रहे हैं जिसके अंदर आपको एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिलेगा वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यहाँ पर वो एक्ट करता है एज अ माइकल डोनर, और यहाँ पर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोफाइल, या फिर आप बोल सकते हो एज अ माइकल एक्सेप्टर। तो ये कुछ बातें थी रॉबिन्सन एन्युलेशन को लेकर। तो यहाँ से आपको मोटे मोटे तौर पर पता लग गया कि जो रॉबिन्सन एन्युलेशन है यहाँ पर क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन करने के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ये आपको कीटोन्स के अंदर देखने को मिलती है, और ये क्या होती है, 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है जिसके अंदर इंक्लूड है माइकल रिएक्शन, जिसके अंदर इंक्लूड है माइकल एडिशन, और दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है एल्डोल कंडेंसेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है ये रॉबिन्सन एन्युलेशन। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की आउटलाइन की। तो यहाँ पर हम रिएक्शन आउटलाइन देखेंगे जिसके बाद में आपको ये रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट के तौर पर 2 कंपाउंड लेते हैं, एक होता है कीटोन जिसके अंदर आपको एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिलता है, और दूसरा होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और यहाँ पर जो हम कीटोन लेते हैं जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो मोस्टली आपको साइक्लिक कीटोन्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की तो यहाँ पर हम मोस्टली लेते हैं इनोन्स को। तो मोस्टली जब भी आप रॉबिन्सन एन्युलेशन रिएक्शन देखोगे तो वहाँ पर आपको रिएक्टेंट के तौर पर देखने को मिलेगा साइक्लिक कीटोन और इनोन। इसके बाद में क्या करेंगे, आप इन दोनों रिएक्शन का करवाएंगे माइकल एडिशन। तो माइकल एडिशन को समझने के लिए आप इससे पहले वाले जो माइकल एडिशन की वीडियो है उसे ज़रूर देखिए। देन उसके बाद में जब आप इनकी माइकल एडिशन करवाते हो तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलेंगे माइकल एडक्ट, या फिर इसे हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद में जब आपको ये माइकल एडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा देन इसके बाद में आप यहाँ पर करवाने वाले हो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि आप यहाँ पर माइकल एडक्ट का इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाओगे। देन उसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो है साइक्लिक फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखा आपने ये जो हमारी रिएक्शन आउटलाइन है इसने हमारे लिए कितना ईजी कर लिया इस रिएक्शन को याद करना। तो ये थी रिएक्शन आउटलाइन। अब हम इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो हमारी जो रिएक्शन है रॉबिन्सन एन्युलेशन उसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं साइक्लिक हेक्सेनोन, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर रॉबिन्सन एन्युलेशन के अंदर एक जो रिएक्टेंट लेते हैं वो होता है साइक्लिक कीटोन। तो जो साइक्लिक कीटोन आपको देखने को मिलेगा वो होगा मोस्टली साइक्लोहेक्सेनोन। इसके बाद में जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट था वो था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मोस्टली इनोन, और यहाँ पर जो पर्टिकुलरली इनोन लिया गया है वो है मिथाइल विनाइल कीटोन। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी बेस के प्रेजेंस में। बेस के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा माइकल एडिशन, यानी कि 1,4 एडिशन, जिसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है माइकल एडक्ट का।
जब इस माइकल एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब ये क्या करेगा, ये शो करेगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब माइकल एडक्ट का इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो उसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन, यानी कि जो रॉबिन्सन एनिलेशन है वो बनाता है साइक्लिक फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसी एग्जाम्पल का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। यहाँ पे हमने लिया है साइक्लोहेक्सिनोन। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में तो आपको कुछ इस तरीके से स्पीसीज देखने को मिलती है। अब ये वाली स्पीसीज क्या करेगी, ये स्पीसीज जाके हमारा जो दूसरे वाला रिएक्टेंट था उसके साथ में जाके रिएक्ट करेगी और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, ये फिर से रिएक्ट करेगा बेस के साथ में, और बेस के साथ में रिएक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। देन उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा माइकल एडक्ट के अंदर। तो अभी तक ये वाली जो रिएक्शन थी ये थी हमारी माइकल एडिशन। तो ये जो माइकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो आपको माइकल एडिशन रिएक्शन वाली जो वीडियो है उसके अंदर देखने से पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये माइकल एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो माइकल एडक्ट है, ये माइकल एडक्ट के आगे जाके क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये जो माइकल एडक्ट है ये फिर से रिएक्ट करेगा बेस के साथ में। बेस के साथ में रिएक्ट करने पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्पीसीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये वापस इधर मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस इधर से मूव हो जाएगा और आपको ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में कुछ इस तरीके की स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से बेस के साथ में रिएक्शन होगा और इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। फिर से बेस के साथ में रिएक्शन होगी, फिर से यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, और लास्ट स्टेप के अंदर आपको हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव होते हुए दिखाई देगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो ये था मैकेनिज्म रॉबिन्सन एनिलेशन का। और इस स्लाइड के अंदर आपको जो भी स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी स्टेप्स इंक्लूड होते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। यानी कि माइकल एडक्ट बनने से पहले पहले आपको देखने को मिलेगी माइकल एडिशन रिएक्शन और माइकल एडक्ट के बाद में आपको देखने को मिलती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी हम लेते हैं कीटोन और उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम मिथाइल विनाइल कीटोन के साथ में, जिसके बाद में यहाँ पर आपको रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो अभी तक की स्लाइड्स के अंदर हमने देखा कि रॉबिन्सन एनिलेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखे और उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। लेकिन अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है जो कि है डिस्कनेक्शन को लेकर। तो अब हम देखते हैं कि जो रॉबिन्सन एनिलेशन है वो 1,5 डिस्कनेक्शन से किस तरीके से रिलेट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रेट्रोसिंथेसिस, देन उसके बाद में हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। तो आपको पता है जब हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस करवाना होगा तो वहाँ पर जब हमें साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन करवाना होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रॉबिन्सन एनिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, रेट्रोसिंथेसिस के अंदर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन है उसका क्या करवाएंगे, डिस्कनेक्शन करवाएंगे और यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन होगा वो देखने को मिलेगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज देखने को मिलेगी। अब हम स्पीसीज का करवाते हैं 1,5 डिस्कनेक्शन। 1,5 डिस्कनेक्शन करवाने की वजह से ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको यहाँ पर ये 2 सिंथोन देखने को मिलेगी। ये 2 सिंथोन कन्वर्ट हो जाएंगे अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर जो कि यूज़ होंगे हमारे सिंथेसिस के अंदर। तो ये था रेट्रोसिंथेसिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। अब हम इसका सिंथेसिस देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो हम यूज़ करेंगे साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए। और आपको पता है साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए जो रिएक्शन करवाई जाती है वो है रॉबिन्सन एनिलेशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। बेस के साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में ये इनोलेट के अंदर चेंज हो जाएगा और दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसके साथ में जाकर रिएक्ट करेगा। फिर आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इस कंपाउंड का हम करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद में करवाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का जो माइकल एडक्ट है वो देखने को मिलता है। अब ये जो माइकल एडक्ट है ये क्या करेगा, ये बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ पर होगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। जब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। देन ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर और फाइनल आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा सिंथेसिस जिसके अंदर हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज़ करते हुए हमारा जो साइक्लिक कीटोन था उसका फॉर्मेशन किया है।
इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की। तो अगले एग्जाम्पल के अंदर भी हम सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, देन उसके बाद में हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो यहाँ पर हम रेट्रोसिंथेसिस के अंदर लेते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, और इस टारगेट मॉलिक्यूल का हम करवाएंगे अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में आपको ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर होगा 1,5 डिस्कनेक्शन। 1,5 डिस्कनेक्शन होने के बाद में आपको ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, और ये टूट जाएगा अपने इन सिंथोन्स के अंदर। अब ये जो सिंथोन है ये चेंज हो जाते हैं अपने अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिल रहे हैं, इनका यूज़ करेंगे हम सिंथेसिस के अंदर। तो चलिए इस रिएक्शन का सिंथेसिस भी हम देख लेते हैं। हमारा जो सिंथेसिस है उसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में। यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर आएगा हमारा दूसरे वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो इसके साथ में रिएक्ट करेगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाकर देगा। अब ये कंपाउंड बेस के साथ में रिएक्ट करता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होते दिखाई देगा। अब क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पर उठकर चला जाएगा, जिसके बाद में आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसके बाद में होगा इनका डिहाइड्रेशन के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम रॉबिन्सन एनिलेशन का यूज़ करते हैं जब हमें बनाना हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहाँ पर हमने रॉबिन्सन एनिलेशन को डिस्कस किया, उसके एग्जाम्पल देखे और हमने समझा कि किस तरीके से हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं इस रॉबिन्सन एनिलेशन की हेल्प से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।